हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो चलिए आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के अंदर जो फर्स्ट पार्ट है आपका अकाउंट्स का, उसका पहला चैप्टर है एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हम आज पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। क्या ये बात समझ में आ गई है? हाँ सर, ये तो हमें समझ में आ ही गई है कि आज हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। क्लियर? ठीक है सर। चैप्टर का नाम क्लियर? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। और इसके आगे अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। यानी कि जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, एनपीओ जो होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, या एक प्रकार से पहले ऑर्गेनाइजेशन समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है। ऑर्गेनाइजेशन या तो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं या फिर नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। तो सर इसमें डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, अभी बता रहा हूं, चिंता ना करें। स्लो स्लो समझेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। जल्दबाजी करेंगे तो समझ आ जाएगा और आप भूल जाएंगे। तो स्लो समझते स्लो हैं और समझने के बाद प्रैक्टिस तेज करते हैं तो समझने का काम स्लो होता है। जो प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, जो प्रॉफिट के लिए काम करती हैं, उनको बेसिकली रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंप्लीट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। कंप्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने पड़ते हैं। जैसे बड़ी बड़ी आपने कंपनी सुनी होंगी, एग्जाम्पल के तौर पे रिलायंस, टाटा की बहुत सारी कंपनियां, मैं टाटा स्टील ले लेता हूं, और कौन सी कंपनी है, अदानी एक्सपोर्ट्स कंपनी है, अदानी विलमार के नाम से जानी जाती है। ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां होती हैं जो बेसिकली प्रॉफिट के लिए काम करती हैं। तो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका बेसिकली ये सब चीजें नहीं होने की वजह से नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंप्लीट बुक्स ऑफ रिकॉर्ड। उनको सारे अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल सर, ये बात क्लियर हो गई है हमें। तो एक बेसिक डिफरेंस यही होता है, रिकॉर्ड तो नॉर्मली इसके अंदर भी आपको सारे लेजर अकाउंट्स जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी आप सारे लेजर अकाउंट्स मेंटेन करते हैं और फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। तो हमें आज आपकी क्लास के हिसाब से क्लास 12 के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में ही बात करनी है। पहले तो ये समझ लेते हैं इनका कंसेप्ट क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या चीज होती हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशन हुज ऑब्जेक्टिव इज नॉट
to earn profit but to render services to its members and to the societies, that is टेम्पल, यूनिवर्सिटी, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, ICAI जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, वो भी एक एनपीओ की तरह काम करता है। जितने भी स्कूल्स होते हैं, स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, ये सारे एक एनपीओ है जिनका एक मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं होता। क्या ये बात समझ में आ चुकी है? हाँ सर समझ में आए। तो बस इसको लिख देते हैं, फटाफट से समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि अगर सुना हुआ आप भूल गए तो कम से कम लिखा हुआ आप दोबारा से पढ़ सकते हैं। नॉट फॉर प्रॉफिट organization are those organization whose main objective is not to earn profit but to render services to its members and to the सोसाइटी। एग्जाम्पल के तौर पे जितने भी मंदिर बने हुए हैं, टेम्पल्स, यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का नाम अभी मैंने आपको बताया, ICAI है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, स्कूल्स हैं, स्पोर्ट्स क्लब्स हैं और हॉस्पिटल्स हैं, एक्सेट्रा। तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस whose main objectives is not to earn profit but to render services to its members and to the society, that is temple, universities, ICAI, schools, hospitals, sports club, etc. तो इनका मेन उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, बल्कि सोसाइटी को सर्व करना होता है, जिससे लोगों का वेलफेयर हो सके। क्या बात क्लियर है? हाँ सर क्लियर है, बिल्कुल। अब इन लोगों को कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं? हम सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात कर रहे हैं। अकाउंट्स टू बी मेंटेन्ड, कौन कौन से अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते हैं इनको? पहला पॉइंट है, पहले अकाउंट कौन से मेंटेन करने पड़ते हैं? एक नंबर है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है सर? शॉर्ट में अगर समझाया जाए, इट इज अ रिप्लिका ऑफ कैश बुक, यानी कि कैश बुक का जो समरी होती है वो इसमें चढ़ाई जाती है। इट इज अ रिप्लाई, मतलब जो एनपीओ होता है वो कैश बुक अलग से मेंटेन करता है, मगर उसका जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है वो एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रूप में बनाया जाता है, और उसके अंदर जो कैश बुक के अंदर समरी होती है एक एक अकाउंट से रिलेटेड, उन सबको टोटलिंग को चढ़ाया जाता है। तो उसको कैश बुक का रिप्लिका बोलते हैं, यानी कि दो ही साइड होती है कैश बुक में, एक रिसिट साइड होती है, एक पेमेंट साइड होती है। तो जो भी पैसा आएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश और बैंक वो रिसिट साइड में चढ़ेगा, और जो भी पैसा जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक
चाहे वो किसी भी ईयर से रिलेटेड हो, कब का भी हो, कैसा भी हो, उसको आप पेमेंट साइड में चढ़ाएंगे। ये बात समझ में आ गई। डिटेल हम पढ़ेंगे बाद में, अभी आप ब्रीफिंग कर रहा हूं मैं इसकी। और दूसरा अकाउंट जो मेंटेन करते हैं आप, दूसरा अकाउंट मेंटेन करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या होता है सर? ये भी एक तरह का रिप्लिका होता है, मतलब उसके ही जैसा ही होगा, रिप्लिका ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड में सारी इनकम आती है, वैसे ही इसको दिखाया जाता है, मगर इसका नाम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। क्यों होता है सर ऐसा? क्योंकि ये एक एनपीओ है और इसके अंदर हम प्रॉफिट नहीं दिखा सकते, क्योंकि उसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट दिखाने के लिए नहीं होता। इसलिए इसके जो प्रॉफिट होता है, जो इसके अंदर इनकम जनरेट होती है, उसको हम बोल सकते हैं, मतलब ये इसमें क्या दिखाई देगा, बट शोज सरप्लस, यानी कि आपको सरप्लस दिखाया जाएगा, ना कि प्रॉफिट। और अगर घाटा है, लॉस है, तो उसको हम डेफिसिट बोलेंगे यहां पर। तो या तो आपको सरप्लस दिखाया जा सकता है या आपको डेफिसिट दिखाया जा सकता है, प्रॉफिट या लॉस नहीं दिखाया जा सकता। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ रही है। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है सर, ये बात हमें समझ में आ गई है। और इसका एक फीचर और होता है, इट इज अ समरी ऑफ इनकम, टोटल इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्योंकि जो रिसिट एंड पेमेंट है वो बेसिकली समरी होती है कैश बुक की, उसका सारा सम जो होता है उसके बेसिस पर इनको लिखा जाता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इनकम और एक्सपेंडिचर की समरी होती है ऑफ द ईयर। और ये बेसिकली एक्रूअल बेसिस पे रखा जाता है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखेंगे कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए इट इज बेस्ड ऑन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। इसका क्या मतलब होता है सर? इसका मतलब आपको क्लास 11th में अगर आपने पढ़ा होगा तो इसके लिए एक पूरा चैप्टर था, अगर नहीं पढ़ा तो मैं आपको बता देता हूं। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब है कि अगर इनकम आपने जनरेट कर ली है, चाहे वो उससे रिलेटेड इनकम रिसीव हुई है या नहीं हुई है, या आपने एक्सपेंडिचर कमिट कर लिया है, पेमेंट करनी है, बाकी है, तो पेमेंट आई है या नहीं आई है, पेमेंट रिसीव की है या नहीं की है, एक्सपेंडिचर पेमेंट किए गए हैं या नहीं किए हैं, तो भी आपको इस अकाउंट में रखना पड़ेगा। और जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होती है, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इट इज बेस्ड ऑन कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये अंतर ये ध्यान रखेंगे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बेसिस होता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होता है, और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बेसिस होता है वो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बेसिस पे रखा जाता है। ये पेपर में आ सकता है। और क्या हमारे पास अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं सर? तीसरा एक और अकाउंट होता है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट। तीसरा नंबर अकाउंट जो आप मेंटेन करेंगे उसको बोलते हैं बैलेंस शीट, राइट। तो बस इन चीजों का विशेष ध्यान रखेंगे कि बैलेंस शीट जैसे बनती है नॉर्मल बुक्स में अकाउंटिंग करते, वैसे ही यहां पर भी बैलेंस शीट बनेगी। अब एक और खास बात जो इंपॉर्टेंट है, एक
स्पेसिफिक बात है जिसको आपने समझना है, और आपको कोई भी इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखेंगे कि इसका आंसर जो है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है? एनपीओ यानी कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैन नॉट बी in the form of partnership, because the purpose of NPO is not to share profit. अगर एनपीओ का पर्पस प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है तो उसको शेयर करने का मतलब ही नहीं होता, तो इसलिए उसको कभी भी हम पार्टनरशिप फर्म बनाकर एनपीओ नहीं बना सकते। ठीक है, कैन नॉट बी इन पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, पार्टनरशिप नहीं हो सकती। अगर आपको एनपीओ बनाना है तो आप बाकी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस के अंदर बना सकते हैं, मगर पार्टनरशिप के अंदर आप एनपीओ नहीं बना सकते। करेक्ट? तो चलिए अब हम कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं एनपीओ से जुड़े हुए। कुछ फीचर्स पढ़ लेते हैं इसके। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। इट इज प्रोमोटेड बाय इंडिविजुअल और एंटरप्राइजेस एंटिटी। It is a separate legal entity promoted by individuals or enterprises। किसी भी एंटरप्राइजेस के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा इसको प्रमोट किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट है इसके फीचर में सर्विसेज। इसकी सर्विसेज क्या होती हैं? इसकी सर्विस होती हैं वेलफेयर एंड सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी। Welfare and services of the society and its members। करेक्ट? तीसरा इसका फीचर का पॉइंट है फॉर्म। ये किस फॉर्म में सेटअप किया जाता है? इट इज सेटअप एज चैरिटेबल सोसाइटी, ट्रस्ट और क्लब। थ्रू रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज। एक रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज होता है, उसके पास एनपीओ को रजिस्टर कराया जाना कंपलसरी होता है। कि एनपीओ बनाया है तो आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास उस फर्म को, उस ट्रस्ट को, उस चैरिटेबल सोसाइटी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करेंगे। अब सर ये जो चैरिटेबल सोसाइटी
या ट्रस्ट होता है या क्लब होता है, वो किस तरह से बाकी जो एंटरप्राइजेज आपकी चल रही हैं उस तरह उससे कैसे डिफरेंशिएट होता है। तो अगर हम बात करें डिफरेंशिएट विद अदर्स, किस तरह से डिफरेंशिएट होता है? सबसे पहली बात तो ये होता है नो प्रॉफिट मोटिव डज नॉट मीन, लिख लेंगे साथ साथ मेरे, इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग डिफरेंशिएट विद अदर्स। क्या है? नो प्रॉफिट मोटिव डज नॉट मीन इट इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग प्रॉफिट बट सरप्लस, यानी कि जो इसका प्रॉफिट आता है इसको हम यहां पर सरप्लस बोलते हैं, प्रॉफिट नहीं बोलते हैं क्योंकि एनपीओ है। अराइजिंग फ्रॉम द मेंबर्स, अराइजिंग फ्रॉम फंक्शनिंग, arising from functioning is not distributed among its members। its members, करेक्ट। तो ये इसका पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ये प्रॉफिट या सरप्लस के रूप में जो ये पैसा कमाती है ऐसी कंपनी, जो ट्रस्ट होता है, उसको उसके मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता क्योंकि इसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉफिट मोटिव नहीं होता तो ये प्रॉफिट नहीं कमा सकती है, मगर इसकी फंक्शन के दौरान जो प्रॉफिट कमाया जाता है इनके मेंबर्स में नहीं बांटा जाता। ये इसका मेन पॉइंट है, इसलिए बाकी एंटरप्राइजेस से इसको डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब ये कंपनियां चलती कैसे हैं, इनके पास फंडिंग कहां से आती है, कहां से पैसा आता है? फिफ्थ पॉइंट है फंडिंग। इनका पैसा आता है कलेक्ट डोनेशंस एंड कंट्रीब्यूशन से फ्रॉम members and members and outsiders। उसके मेंबर्स से कलेक्शन की जाती है, कंट्रीब्यूशन किया जाता है, या बाकी आउटसाइडर्स भी कई तरह का डोनेशंस ट्रस्ट को दे देते हैं, उससे ही इनकी फंडिंग होती है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग। तो इसकी फंडिंग के लिए यानी कि सोर्स ऑफ फंड इनके मेंबर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है या आउटसाइडर्स के द्वारा इनको डोनेशन के रूप में इनको पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। और इनके पास मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड जो होता है ऑफ अकाउंट्स, वो होते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स जो होते हैं कौन कौन से रखे जाते हैं? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, और कौन सा रखा जाता है सर? और रखा जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और कौन सा रखा जाता है वो अभी मैंने आपको बता दिया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीनों अकाउंट मैंने आपको बता दिए, ऊपर मेंशन किया हुआ था। और बैलेंस शीट, तीन मेन अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
इन कंपनीज के द्वारा, इन ट्रस्ट के द्वारा, इन क्लब के द्वारा, इन एनपीओ के द्वारा रखी जाती है। और कुछ सर इसके अंदर इंपॉर्टेंट पार्ट, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पार्ट ये हो सकता है, एनपीओ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ sole proprietorship, sole proprietorship, sole proprietorship फर्म के द्वारा एनपीओ बनाया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, कुछ खास बात, एनपीओ कैन बी रजिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंपनीज। कंपनीज के फॉर्म में भी एनपीओ को रजिस्टर्ड किया जा सकता है एज पर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। बेसिकली एनपीओ को सेक्शन 8 कंपनीज ही बोला जाता है, यानी कि एनपीओ अपने आप में सेक्शन 8 कंपनीज, यानी कि सेक्शन 8 में एनपीओ के बारे में डिटेल लिखी हुई है, उसी के बेसिस पर एनपीओ को मेंटेन किया जाता है। और साथ में कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर सेक्शन 8 में एक चीज और मेंशन की गई है। कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 अलाउड companies need not to use word limited or private limited। or private limited with its name। यानी कि इन कंपनीज को अपने नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में ये सब चीजें मेंशन है। नीड नॉट टू मेंटेन या नीड नॉट टू यूज वर्ड लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड विद इट्स नेम। क्या बात समझ में आ गई है? हाँ सर, समझ में आ गई है ये बात कि इनको अपने नाम के साथ लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखने की आवश्यकता नहीं होती। ये इनको एक एग्जम्पशन मिल जाता है। और क्यों कोई भी कंपनी जो एनपीओ का काम कर रही है वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक के द्वारा पैसा, जो शेयर होल्डर्स के द्वारा पैसा लिया जाता है, उसके द्वारा कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं बनाई जा सकती, मतलब एनपीओ के लिए। मगर वैसे आप एक लिमिटेड कंपनी के अंदर एनपीओ जनरेट कर सकते हैं उस एंटरप्राइजेस के थ्रू, मगर वो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी यानी कि शेयर होल्डर्स की कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शेयर होल्डर्स होंगे तो प्रॉफिट बटेगा और प्रॉफिट बांटने का काम यहाँ पर नहीं होता। तो ये सारी उसकी कुछ डिटेलिंग थी। थोड़ा सा आप थ्योरेटिकल इसका पार्ट पढ़ लेते हैं, जल्दी से जल्दी समझ में आ जाएगा। अगली क्लास में इसकी थ्योरी थोड़ा सा समझते हैं, फिर क्या होता है, क्या चीज इसकी समझनी बाकी है, किस तरह से फॉर्मेट बनाया जाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का, इनकम स्टेटमेंट अकाउंट का, वो समझते हैं।